हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आज है 17 नवंबर और स्टार्ट करते हैं आज के इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालिसिस। पहली न्यूज़ आती है IPEF से रिलेटेड, जो होता है इंडियो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अब ये क्या है? ये एक तरीके का यूँ मान लो कि यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा लेड एक ग्रुपिंग है, जिसका मेन एम होता है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़े, ट्रेड वगैरह बढ़े, जो भी इंडो पैसिफिक की कंट्रीज़ हैं उनमें। उसकी अभी मीट हुई थी जिसमें उन्होंने सप्लाई चेन रेजिलियंस एग्रीमेंट साइन किया उनके मेंबर्स ने। और कहाँ पे ये मीट हुई? सैन फ्रांसिस्को में। इस एग्रीमेंट से होगा क्या? बेसिकली दिस एग्रीमेंट विल फोर्टिफाई एंड स्ट्रेंथन ग्लोबल सप्लाई चेन्स, फोस्टर अडेप्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। जो भी हमारी सप्लाई चेन्स वगैरह है उनको स्ट्रेंथन और फोर्टिफाई करने का काम करेगी ये वाली सप्लाई चेन रेजिलियंस अग्रीमेंट। ठीक है। IPEF के बारे में थोड़ा बहुत जाने तो इट इज़ अ US लेड इनिशिएटिव दैट एम्स टू strengthen economic partnership among participating countries। ठीक है। एम क्या क्या है? टू एनहांस रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, फेयरनेस, कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ये लॉन्च कब किया गया था? तो किया गया था 2021 में। और याद रखना, इट इज़ नॉट अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। जी हाँ, इट्स नॉट अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। कंट्रीज़ की बात करें तो 14 कंट्रीज़ इसका पार्ट है। इंडिया भी है उनमें से एक। और इसके बेसिकली 4 मेन पिलर हैं। कौन कौन से? तो एक तो सप्लाई चेन रेजिलियंस, जिसका अग्रीमेंट अभी हुआ है। उसके अलावा क्लीन एनर्जी, डीकार्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और तीसरा है टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन एंड फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड। ये 4 पिलर है। अब ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि आप इस ग्रुपिंग के पार्ट है तो आपको चारों पिलर्स का पार्ट होना पड़ेगा। जी नहीं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। आपकी जो इच्छा हो आप उसमें अग्री कर सकते हैं। इंडिया की बात करें तो पहले के जो 3 हैं वो तो उसमें तो इंडिया होगा, लेकिन ये जो 4th वाला है फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड, ये इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके मेंबर कंट्रीज़ को देखें हैं US, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान। ये 4 तो क्वाड वाली हो गई। इसके अलावा न्यूजीलैंड आ जाएगा, साउथ कोरिया आ जाएगा, फिजी आ जाएगा। और इधर साउथ ईस्ट एशिया में बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनई, दारुसलाम। ऑलराइट, ये सारी कंट्रीज़ हैं जो हमें याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशंस। अब अगर यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो जब यह बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो इसका मेन एम ये था कि भाई आगे फ्यूचर में ऐसा कोई वॉर नहीं हो, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो नेशंस के बीच में, कॉलोनाइजेशन वगैरह नहीं हो ज़्यादा। ये सारे कुछ एम्स थे इसके। लेकिन आज की बात करें तो कई लोग इसके रेलेवेंस को, इसके सिग्निफिकेंस को क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि कुछ जगह वॉर भी हुए और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि UN कहीं ना कहीं उतना अच्छे से टैकल नहीं कर पाया, या ये वॉर लाइक सिचुएशन या कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को प्रिवेंट नहीं कर पाया। यही बात है। अब इंडिया ने कहा है कि जो UN अपैरेटस है, इट इज़ क्रम्बलिंग अंडर द वेट ऑफ 21st सेंचुरी जियो पॉलिटिकल रियलिटीज़। जी हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि जनरल असेंबली जो है उसको लीड लेना चाहिए, ताकि UN जो है वो प्रॉपर जो जितने भी ट्रांसनेशनल इश्यूज़ वगैरह हैं उनको अच्छे से रिजॉल्व कर पाए थ्रू मल्टीलेटरलिज्म। ठीक है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनको वीटो पावर दी जाती है। और वो परमानेंट मेंबर्स बहुत पहले से बस फिक्स्ड हैं, उसमें कोई चेंजेस हुआ ही नहीं है। बल्कि आज के टाइम पे देखें तो बहुत जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज़ हैं जो कि काफ़ी बढ़ रही हैं, आगे इकोनॉमिकली डेवलप हो रही हैं, तो उनको परमानेंट मेंबर का दर्जा देना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही में काफ़ी सारी कंट्रीज़ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को प्रॉपर प्रेजेंटेशन इसमें नहीं मिला है, तो वो भी एक प्रॉब्लम की बात है। ये सारे कुछ मुद्दे हैं जो कि रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। आज की जो कंटेम्प्रेरी डायनामिक्स है उसको ये ध्यान में रख के इसको चेंजेस लाने की ज़रूरत है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में।
ठीक है। सो देर आर नीड टू रिफॉर्म UN। पहली बात तो परमानेंट 5 मेंबर्स जो है P5 दे होल्ड वीटो पावर। ऑल राइट, अब P5 मेंबर्स कौन कौन से हैं ये आप हमें नीचे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो ये 5 मेंबर्स हैं जिनको वीटो पावर्स दे रखी हैं और उनके हिसाब से काम होता है तब तो ठीक है, वरना ये अपना वीटो पावर का यूज़ कर लेते हैं। सो कहीं ना कहीं इनके पास बहुत ज़्यादा पावर है आज की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस में। और इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका उनका प्रॉपर इन्फ्लुएंस नहीं है इस वाले ऑर्गेनाइजेशन पे, कुछ कंट्रीज़ इसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेड नहीं है। उसके अलावा इसका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, रेड टेपिज्म है, काफ़ी सारे चीज़ों में काफ़ी डिले हो जाते हैं डिसीजंस एंड कोलैबोरेशन प्रॉपर नहीं है इसके बहुत सारी एजेंसीज में, तो वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डुप्लीकेशन कम करने की ज़रूरत है वर्क में। उसके अलावा जो इट नीड टू रिफ्लेक्ट द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पावर डायनामिक्स। अब वक्त बदल गया है, काफ़ी टाइम हो गया है जब से ये बना है, लेकिन इसमें प्रॉपर चेंजेस लाए ही नहीं गए हैं वक्त के साथ। तो ये सब लाना बहुत ज़रूरी है अगर इसकी रेलेवेंस को मेंटेन करना है आज की बात करें तो। ये बात थी इसमें। नेक्स्ट आता है निसार। निसार क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये नासा और इसरो के बीच का मिशन है जिसमें ये होगा कि अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए प्रॉपरली एक सैटेलाइट भेजी जाएगी। सो ये लॉन्च होगी बाय द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर 2024 में ये लॉन्च हो जाएगी, ये बात आई है। सो इट विल बी द फर्स्ट रडार ऑफ इट्स काइंड इन स्पेस टू सिस्टमैटिकली मैप अर्थ। मैप पे क्या क्या अर्थ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं जोग्राफिकली, जियोफिजिकली सारे, या इन्वायरमेंटली, वो सारे ये स्टडी करेगा। सो टू मेजर द चेंजेस इन द अर्थ इन आवर प्लैनेट सरफेस इज इट्स गोल। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि इट हैज़ बीन बिल्ड बाय द एजेंसीज ऑफ द US एंड इंडिया अंडर अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई और ये बिल्ड किया गया है और ये 3 साल तक ऑपरेट करेगा एंड लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा और पूरे ग्लोब को ये मैप कर लेगा अराउंड 12 दिन के अंदर, ठीक है। इसके बाद इसमें L बैंड और S बैंड सिंपैथिक अपर्चर रडार इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। उससे क्या होगा ना कि डुअल फ्रीक्वेंसी इमेजिंग हो पाएगी। सो L बैंड एंड S बैंड aperture radar, synthetic aperture radar makes a dual frequency imaging radar satellite। उससे होगा क्या कि हाई रेजोल्यूशन के इमेजेस वो प्रोड्यूस कर पाएगा। एंड इतना ही नहीं, चाहे कोई सा भी वेदर हो, चाहे रात हो या चाहे क्लाउड्स आ रहे हो, ये किसी भी मौसम में आपको जो है इमेजेस प्रोवाइड करवाएगा। सो SAR इज़ केपेबल ऑफ penetrating clouds and can collect data day and night regardless of the weather कंडीशंस। लॉन्च कहाँ से होगा? तो ये लॉन्च होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब ये बहुत छोटे लेवल पे भी अर्थ के मूवमेंट्स को डिटेक्ट कर सकता है, मतलब इतने छोटे कि 0.4 इंचेस तक के भी जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं उनको वो डिटेक्ट कर पाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो जैसा कि हमने बताया अभी के अर्थ के सरफेस पे जो जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सब बताएगा। और नेचुरल हज़ार्ड्स हो गए या इकोसिस्टम में हमारे कुछ डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये हमें बताएगा। उसके अलावा एग्रीकल्चर के मैनेजमेंट में हमें ये काम आएगा। अब वो उसमें कैसे काम आएगा? क्योंकि ये अर्थ पे होने वाले चेंजेस को अच्छे से ट्रैक करेगा कि भाई वेदर क्या है और सारी चीज़ें क्या है, सॉइल की क्या क्वालिटी है या क्या कंडीशन है, लैंड कैसी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे एग्रीकल्चर के मैनेजमेंट में भी काम आएगी। इतना ही नहीं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करेगा, अर्बनाइजेशन कितना कहाँ कैसे हो रहा है वो सब मैनेज करेगा, वो सब बताएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी हमें। और इतना ही नहीं, क्लाइमेट चेंज को भी मॉनिटर करने की कैपेबिलिटी रखता है ये। सो इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। उसके बाद आते हैं APEC पे। अब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है उसकी मीट होएगी सैन फ्रांसिस्को में। इसके मीटिंग का जो एम है वो है कि कम्युनिकेशन बूस्ट हो पाए, जितनी भी पैसिफिक कंट्रीज़ हैं और ग्लोबल इश्यूज जितने भी हैं वो सारे टैकल हो पाए। जैसे कि मिडल ईस्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तो वो, या फिर रशिया का जो इन्वेजन हुआ यूक्रेन में
उससे रिलेटेड बातें, ताइवान हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, ट्रेड रिलेशंस से रिलेटेड चीज़ें हो गई, इन सब मुद्दों पे बातें होंगी। इतना ही नहीं, इसमें जो यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडन और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उनकी भी मीट होनी है इससे पहले, ताकि उनके बीच जितने भी जियो पॉलिटिकल टेंशन्स वगैरह चल रही हैं, फ्रिक्शन वगैरह है, उनको रिड्यूस कर पाए बातचीत करके। ठीक है, अब APEC के बारे में थोड़ा जाने तो ये एक तरीके की इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। इसमें 21 इकोनॉमीज़ हैं इन द पैसिफिक रिम, और एम क्या है तो फॉर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड प्रॉस्पेरिटी। इसमें होगा क्या कि इट विल इंश्योर फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड वगैरह बढ़िया करने के लिए। अब ये बनाया तो 1989 में था, अराउंड इसके 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे और आज 21 हैं। लेकिन एक मेन बात ये आती है कि जो इंडिया है वो इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, हालांकि इंडिया को इनवाइट किया गया था एज एन ऑब्जर्वर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2011, और इंडिया ने कई बार इंटरेस्ट जताया अपना कि इसमें ये शामिल होना चाहता है। और चेयरमैनशिप की बात करें अगर इस ग्रुपिंग की, तो वो सारे मेंबर्स में रोटेट होती है हर साल। और एक जानने की बात ये भी है कि जो ताइवान और हांगकांग है, जिस पे चाइना अपना हक जताता है कि ये हमारे चाइना के ही पार्ट हैं, वो इसमें इस ग्रुपिंग में सेपरेटली पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसके मेंबर्स की बात करें तो US, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, साउथ कोरिया, रशिया, हांगकांग, ताइवान एंड इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस, पेरू, चिली, मैक्सिको, पापुआ न्यू गिनी। सो ये बात थी इसमें APEC, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और इसी के साथ होता है आज का सेशन ख़त्म। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।